गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर सविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू सीकेपी से बोल रही हूँ। जैसा कि हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार, तो हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी। हम सभी अनुच्छेद 1922 तक में स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में ही चर्चा की थी कि स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की दृष्टि से संसद कोई भी नियम बनाकर स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित कर सकती है। हालांकि इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, अधिकार को उलटफेर किया जा सकता है। जैसा कि संपत्ति के अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार थे, उसे निकाला गया मूल अधिकार से, लेकिन उसे समाप्त नहीं किया जा सका। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। तो इसके चूंकि मैंने जुडिशियल एक्टिविज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल एक्टिविज्म में ही अपना रिसर्च प्रोजेक्ट काम किया है, तो इससे मौलिक अधिकार से जुड़े हुए बहुत सारे विवाद जो है का मैंने केस स्टडी किया है। गोलकनाथ केस, मेरनवा मिल्स, केशवानंदन भारती केस, जो कि अभी आपको समझ में शायद नहीं आएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा पार्ट है और इसकी हर एक आर्टिकल अपने आप में बहुत बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत है। और मैंने पहले जो संविधान के स्रोत बताए, तो भारतीय संविधान के अतिरिक्त भी जब कोई केस स्टडी उलझन में पड़ जाती है, तो हमारे स्मृतिकार, ट्रेडिशन इत्यादि को भी सामने रख के जज अपना निर्णय देते हैं। जैसे मनुस्मृति हुआ, आप लोगों ने शायद अभी तो नहीं पढ़ा होगा। मनुस्मृति हुआ, उसके बाद जीमूत वाहन का दाय भाग हुआ। ये सब कुछ हमारे भारतीय परंपरा के ग्रंथ हैं जो विधि और व्यवस्था पर लिखे गए थे। मनुस्मृति तो पूरा विधि और व्यवस्था पर ही लिखा गया था कि राज्य को कैसा होना चाहिए, राज्य का संचालन कैसा होना चाहिए और किस स्थिति में किस प्रकार की दंड की व्यवस्था हो। जैसे कि आप कौटिल्य में भी देखेंगे, कौटिल्य ने दंड पर बहुत सारे प्रावधान राजा को दिए हैं, राज्य को दिए हैं। तो दंड, वो कहता है कि जब सभी सोते हैं तो दंड जागता है। दैट मीन्स कानून जागता है। आज की भी डेट में ये बात अगर आप सामने लो, तो हम सभी अपने घरों में आराम से रात को सो रहे होते हैं। इसका मतलब नहीं है कि इंडिया के हर कोई हर पार्ट सो ही रहा हो। कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर, नर्स, ये सब जो है रात्रि में भी कार्य करते, क्योंकि यह सुरक्षा व्यवस्था के लिए है। तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अब अनुच्छेद 22 को देखें। 22 अनुच्छेद 22 के खंड 3-4 में निवारक निरोधक, जिसे प्रिवेंशन डिडक्शन भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व ही
बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी। निवारक निरोध का उद्देश्य क्या है? प्रिवेंशन डिटेक्शन। इसका उद्देश्य है कि व्यक्तिगत अपराध के लिए दंड नहीं देना है, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। यह सामान्य काल और संकट काल दोनों में ही लागू होता है। लॉ एंड ऑर्डर किस लिए होती है? ऐसा नहीं है कि हम अपराध कर दिए और तभी जो है हमें दंड मिलेगा। कुछ देखिए जो है अपराध को रोकने के लिए होता है। जैसे आप देखोगे सिंपल बातें जो शायद इसके अंतर्गत नहीं आती है, फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप समझ लें। तो ट्रैफिक पुलिस, यातायात प्रबंधन, ये किस लिए है? ये इसलिए है ताकि आप जो है ऐसा ना करें कि एक्सीडेंट हो जाए। आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि मनुष्य जो है वह इस धरती पे आया है, यहाँ के संसाधनों को यूज कर रहा है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि वह समाज को कुछ दे कर जाए। उसका तभी जीवन सार्थक है। अदरवाइज जो है मैंने जैसे पिछला ही कहा कि सुसाइड करना यह तो अपना शरीर है। आप सुसाइड कैसे कर सकते हो? अगर पुलिस के सामने सुसाइड करो तो वो आपको पकड़ लेगी, आपको जेल भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अपराध सिर्फ हम दूसरों के लिए ही करते हैं, अपराध स्वयं के लिए भी करना समाज को मंजूर नहीं है। और जो समाज को मंजूर नहीं है वह सही नहीं हो सकता, इसलिए इस पर रोक है। तो जैसा कि हम देखेंगे, अगर हम वर्तमान परिस्थिति को ही देख ले, प्रिवेंशन डिटेक्शन, तो अभी वर्तमान समय में हम समझ सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में आप आकलन कीजिए कि ऐसा क्लास क्यों चल रहा है, ऑनलाइन क्लास क्यों चल रहा है। हम तो प्रतिदिन जाते थे कॉलेज, वहाँ जाते थे, पढ़ते थे, घूमते थे, फिरते थे, मौज करते थे। बट अब क्या है कि हमें एक घर में सिकुड़ कर रहना पड़ रहा है। सेल्फ स्टडी करने की बात की जा रही है। ऑनलाइन क्लास से आप बात कीजिए, व्हाट्सएप चैटिंग कीजिए, फ़ोन से बात कीजिए। अचानक क्या हो गया? तो देखिए, जैसे सार्वजनिक जगहों पे पुलिस, डॉक्टर कैसे दिन रात सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। किस प्रकार से अभी सरकार ने सभी लोगों को घर से निकलने, स्कूल बंद, मॉल बंद, रेस्टोरेंट बंद, हवाई उड़ानें बंद, मॉल, जिम इत्यादि सब बंद है। यहाँ तक कि भारत एक धार्मिक कहिए धर्म जिसका तात्पर्य मैंने मनुस्मृति में बताया था कि धर्म से अर्थ किसी पूजा पाठ से नहीं है, धर्म का अर्थ धारण करने से है। और धारण उसे ही किया जाता है जो उचित हो, धर्म धारण करने योग्य जो उचित हो। धर्म से हमारा किसी भी आडंबर, किसी भी विशेष संप्रदाय से लेना देना नहीं है। धर्म धारण करने योग्य है। क्या हम सही और गलत के बीच में अंतर स्पष्ट करके सही को धारण करते हैं और गलत का परिष्कार करते हैं, तो यही धर्म है। तो यहाँ भारत में जो है अपना प्राचीन धर्म भी है। तो अभी देखिए आप कि सभी बंद हो गए हैं, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए हैं, सार्वजनिक जगहों पे इकट्ठा होना बंद हो गया, गुरुद्वारा बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि इन जगहों में भीड़ जुटती थी। और अभी जो इस वातावरण में आप सभी देख रहे होंगे, कोरोना सभी को इस संकट ने विवश कर दिया है।
इसलिए सरकार ने जान लिया था कि जनता को समझाना इतना मुश्किल है और उनकी भावनाओं को नियंत्रित करना सहज नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पहले से ही ये नियम बना दिए हैं कि आप एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते और अगर एकत्रित होंगे तो दंडित किए जाएंगे। जो इसका कारण है कि संक्रमण एक जगह से दूसरे जगह फैलेगा, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आती है। आप सोचो, इसका स्पष्ट कारण है भारत सहित संपूर्ण विश्व जो एक भयंकर कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, उस बीच में प्राण और जीवन की सुरक्षा को नज़र में रखते हुए कितनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, जो कि ये एक छुआछूत की बीमारी है, संक्रमित होता है तो वह व्यक्ति अपने घर, परिवार, समाज को संक्रमित कर देता है, जिससे कि राष्ट्र को क्षति पहुंच रही हो। ऐसे में सरकार ने इसे रोकने के लिए सारे उपाय किए ताकि यह अपराध रूपी संक्रमण फैलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित न कर सके। जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत में स्थिति इतना खराब भी नहीं होती। जिस तरह से अदर चीन में दिसंबर से ही यह वायरस फैला था, हम लोग कभी कभी टीवी पर देख रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, क्या है कोरोना वायरस, हाथ धोने के लिए इसे उड़ाने बंद, तो हमारा ध्यान उसके और ज़्यादा नहीं जा रहा था क्योंकि वह तब तक हमारे ऊपर एकदम से छा नहीं गया था। इसके रोकथाम के लिए पूरी तरह से सरकार ने पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। तो जैसे कि आप देखोगे कि अब बोलोगे इसका तात्पर्य क्या है, ये निवारक निरोधक का हमारे अनुच्छेद 22 से, तो देखिए इसमें कैसे अपराध करने से रोकने के लिए कानून व्यवस्था साथ है। जैसे कि आप देखोगे दिल्ली के मरकज में चोरी छुपे कुछ लोगों ने इस बीमारी को भारत के लगभग सभी राज्यों में पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ, कानून व्यवस्था इस संस्था को सीज कर दिया। इसमें शामिल लोगों पर FIR किए गए। जो विदेशी थे उनका वीज़ा रद्द करके ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो मेरा तात्पर्य सिर्फ यहाँ आपको इस कोरोना वायरस से नहीं बताना था, मेरा था कि हमको ऐसे एग्जाम्पल दे कि आपको अनुच्छेद 22 हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि लोग खुशी के पल को भूल जाते हैं लेकिन संकट के पल को हमेशा याद रखें। और खासकर ऐसा पल जब ना आप घर से निकल सकते हैं, घर से निकलना भी है तो नियम, कायदे, कानून के साथ निकलना है। यानी हमारी स्वतंत्रता पर, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना प्रतिबंध, इससे हमारे राष्ट्र को काफ़ी नुकसान हुआ, सभी की रोजी रोटी चली गई। आप लोग, तमाम लोग देख रहे होंगे, तो क्या ये एक अपराध ही है इसे फैलाना? तो ये जो अनुच्छेद 22 है, इसका उद्देश्य यही है कि किसी भी क्राइम को फैलने से या बढ़ने से या होने से, क्राइम हो इससे पहले ही उस क्राइम को समाप्त कर दिया जाए, क्राइम होने ही ना दिया जाए। क्राइम क्यों हो, बीमारी क्यों हो, बीमार होते हैं हम तब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि बाप रे, डॉक्टर और वकील और पुलिस के चंगुल में फंसना नहीं, क्योंकि परेशान हो जाओगे। तो इसी तरह जो है सरकार ने इसे रोकने के लिए ही तमाम कोशिशें की है। और अगर हम इसका ऐतिहासिक विवेचन देखें कि भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ, तब से अनुच्छेद 22 का क्या कोई प्रासंगिकता पहले भी थी या आज ये कोरोना के समय में हुई है? ऐसा नहीं है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ आप देखो तो सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में भारतीय संसद निवारक निरोध अधिनियम बनाया, जो 31 दिसंबर 1969 तक चलता रहा।
1969 में निवारक निरोधक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी। सन 1971 में जब पाकिस्तान से शरणार्थियों में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश जारी किया गया, और जून 1971 में इस अध्यादेश ने कानून का रूप धारण कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, अध्यादेश किसे कहते हैं? ऐसी स्थिति जब संकट की स्थिति हो और राष्ट्रपति कोई विशेष कानून बनाए जिसकी स्वीकृति के लिए भी संसद में, जैसे कि आपको मालूम है कि दोनों संसद से जब तक स्वीकृति नहीं मिलती तो कानून नहीं बनता, लेकिन इसके एक अलग विकल्प भी है कि अगर संकट की स्थिति में देश को अचानक से कोई कानून बनाना पड़े तो फिर क्या होगा, तो वो अध्यादेश की स्थिति होती है। अध्यादेश में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में कानून बनाता है। बाद में जब संसद सत्र में होती है तो या तो इसे स्वीकृति देती है अथवा अस्वीकृति देती है। जब स्वीकृति दे देती है दोनों संसद तो यह कानून बन जाता है, और इसके अंतर्गत भी है कि यह कानून इतने दिनों के लिए चलेगा, 6 महीने के लिए चलेगा, 1 साल के लिए चलेगा, 2 साल के लिए चलेगा, 3 साल के लिए चलेगा। जैसे कि अभी हम लोग का लॉकडाउन है, शुरुआत हुई 14 दिन से, फिर बढ़ी और मुझे डर लग रहा है कि फिर ना बढ़ जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम सभी घर में बैठे बैठे भी बीमार हो रहे हैं, और मैं तो खास करके हो गई। तो इस कानून की बोलचाल की भाषा में मीसा कहा जाता था। इस व्यवस्था में इसकी व्यवस्था निवारक निरोध से भी ज्यादा कठोर थी। सन 1971 में जारी किया गया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 44वें संविधान संशोधन के प्रतिकूल था। इस कारण यह अधिनियम 1979 में स्वयं रद्द हो गया। जैसे आप बोलेंगे कि यह रद्द क्यों हुआ? 44वें संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के शासनकाल में हुआ था। तो उस काल में जो नए नियम बनाए गए थे, उस सरकार के उस नए नियम से यह मीसा जो है मैच नहीं कर रही थी। तो जब कोई मैच नहीं करता है तो खुद डिडक्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी से अब बोलेंगे ये क्या मैच करने का बात हुआ, तो आप जो है एक कपड़ा लो जो किसी 5 साल के बच्चे का हो, या फिर आपके बहुत मोटे व्यक्ति का हो, और उस कपड़े को अपने शरीर में पहनना चाहो तो पहन नहीं पाओगे ना, आप उसे अलग हटा कर रख दो, बेकार है। इस तरह से ही 1944 में जो संशोधन हुआ उसके अनुकूल यह मिशन नहीं था, इसलिए वह स्वतः ही समाप्त हो गया। जब जनवरी 1980 में भारत में सत्ता परिवर्तन के बाद इंदिरा सरकार द्वारा 1981 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को कानून का रूप प्रदान किया गया, तो संसद में गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस कानून का प्रयोग जमाखोरी, कालाबाजारी, समाज विरोधी और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक तत्वों के विरोध ही किया जाएगा। आपको मालूम हो कि राजनीति एक ऐसी चीज है और प्रजातंत्र हमारा देश का ऐसा है कि अगर एक सरकार कानून बनाती है और जब दूसरा सरकार आती है तो उस कानून को वो समाप्त कर देती है। पुनः जब वह सरकार वापस लौट कर आती है तो वो अपने पुराने कानून को किसी तरह अमल करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग है।
राजनीतिक दल के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि विचारधाराओं का संघर्ष। युद्ध क्यों होता है? क्योंकि विचारधाराओं का संघर्ष होता है। जहां हम हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर ले, वहां पर युद्ध नहीं होगा, वहां संघर्ष नहीं होगा। तो चूंकि भारतीय प्रजातंत्र जो है बहुदलीय दलीय व्यवस्था है, जैसे कि ब्रिटेन में 2 दलीय है, इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ है कि 4 राज्यों में अगर किसी ने समर्थन प्राप्त कर लिया उसकी तो वो एक राजनीतिक दल हो जाती है। तो यहाँ पर भारत में अनेक राजनीतिक दल है। ये आप भारतीय संविधान के अंतर्गत ही पढ़े होंगे, या पढ़ भी लीजिएगा। मौलिक अधिकार से हटकर सिर्फ हम एक ही चीज को फोकस करें तो हमारी शिक्षा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। एजुकेशन इज अ मल्टी डायमेंशन। एजुकेशन तभी पूरा होगी जब आपको इतिहास, भूगोल सभी की जानकारी हो, और खास करके पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ने चले हैं तो आप साइंटिस्ट नहीं है कि वो सिर्फ एक ही चीज पर रिसर्च कर रहा है। आप यहाँ सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, और सामाजिक विज्ञान का एक विज्ञान का दूसरे विज्ञान के साथ तालमेल होता है। जैसा कि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स भी रहा है, राजनीतिक दल का इतिहास से संबंध, राजनीतिक दल का साइकोलॉजी, राजनीति का साइकोलॉजी से संबंध, राजनीति का सोशियोलॉजी से संबंध, राजनीति का ज्योग्राफी से संबंध, राजनीति का इकोनॉमिक से संबंध। अब देखिए यहाँ जितने सामाजिक विषय हैं वो उसका संबंध राजनीति शास्त्र से जोड़ा जा रहा है कि उससे उसका क्या संबंध होता है। लेकिन हम यहाँ पर फिर स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ पर आपका जो है केमिस्ट्री से कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि वो विशुद्ध साइंस हो गया, और राजनीति शास्त्र विशुद्ध साइंस नहीं है। हालांकि बायोलॉजिकल ढंग से देखेंगे तो बायोलॉजी को कुछ हद तक राजनीति शास्त्र में शामिल किया जा सकता, वो भी बायोलॉजी को नहीं, अब मेरा कहने का मानव शास्त्र, जिसके अंतर्गत जब आप और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि व्यक्ति के जो विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनकी सोच होती है, वह जो है अपने मूल प्रजाति पर भी डिपेंड करती है। जैसे हम प्राचीन काल हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो चंगेज, मंगोल, ये सब क्या थे? आक्रांता थे। और इंडियन क्या थे? ये पीसफुल माइंड के नेचर थे। तो ये जो है मानव शास्त्र, चूंकि वह साइंस की श्रेणी में आएगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पॉलिटिकल साइंस के लिए सहायक है। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो निवारक निरोध के अंतर्गत जो भी कानून बनाए गए उसमें संभवतः सबसे अधिक कठोर कानून था आतंकवादी और विध्वंसात्मक गतिरोध अधिनियम। यह कानून 1985 से 23 मई 1995 तक लागू रहा। आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि यह जो टाडा कानून था, मीशा के बाद टाडा, तो इसी में आपके जाने माने अभिनेता संजय दत्त को भी सजा हुई थी। और वो क्यों हुई थी? उनको हथियार रखने के, उन्होंने हथियार रखा था, इस जुर्म के लिए उन्हें सजा हुई थी। उसमें मुंबई में बहुत भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसके सरगना दाऊद इब्राहिम को कहा जाता है, जो कि अब पता नहीं कहाँ भाग के शरणार्थी बने हुए हैं। तो जो भी हो, आगे चलकर कुछ राज्यों में टाडा जो कि आतंकवाद को रोकने के लिए बनाया गया था, का कुछ राज्यों में प्रयोग जो है राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाने लगा।
ऐसी स्थिति में 23 मई 1995 को यह स्वतः ही समाप्त हो गया। अभी भी हम देख रहे होंगे कि आतंकवाद हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आतंकवादी आते हैं, घुस जाते हैं, बेवजह लोगों को मारते हैं, परेशान करते हैं। तो आतंकवाद का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो भारतीय क्रांतिकारी क्रांति को ही आतंक कहा जाता है। तो उसका अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि आपको भी फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहे हैं। इसलिए आतंकवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है, ये कैसे काम करता है, ये आपको आगे चलकर पता चलेगा जब आप एक एक टॉपिक को पकड़कर सोचना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आपको यह समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास जो है हम आर्टिकल 23-24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, कोई हमारा शोषण ना करे, इसके विरुद्ध संविधान में अधिकार दिए गए हैं।